हेलो एवरीवन। ये इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो मॉडल सेट लाया गया उसका ये दूसरा वीडियो है। और आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस मॉडल सेट को मॉक टेस्ट के रूप में दीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि आपका कितना 100 प्रश्नों में कितना सही हो रहा था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्टली सॉल्व कराएंगे, थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा साथ में। चलिए पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया हिंदी का कि यथाशक्ति शब्द में किस समास का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं कि यथाशक्ति जो शब्द है ना, ये यहाँ पे अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का कुछ ट्रिक मैं बता दूं। अगर किसी भी शब्द के पहले देखिए ध्यान से अनु लगा हो, उसके बाद यहाँ पे प्रति लगा हो, या फिर भर पेट लगा हो, भर लगा हो, हर लगा हो, तो आप समझिए कि वो सारे के सारे शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रतिदिन, भर पेट, अनुकूल, अनुसार, ये सभी सब कैसे शब्द है, तो आपको याद रखना अव्ययी भाव समास ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आपसे पूछा गया है दूसरा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अष्टछाप कवियों में कौन शामिल नहीं थे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अष्टछाप कवियों का यहाँ पे स्थापना होता है 1565 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। जो शामिल नहीं थे उनका नाम था विठलनाथ। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। छित स्वामी, कुंभ दास और सूरदास, ये सभी लोग उसमें शामिल थे। चलिए देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द में मूल शब्द का उपसर्ग बताना है। देखिए अन्वेषण में जो यहाँ पे मूल शब्द का उपसर्ग है वो क्या है, तो अनुजोड़ एषण है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि धावक शब्द में प्रत्यय का प्रकार बताना है। तो धावक जो शब्द है ना, इस शब्द में जो प्रत्यय का प्रकार है वो आपको याद रखना है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। आपको बताना है कि सारे के सारे शब्द जो है ना वो पर्यायवाची हैं बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रभुत, अमित और विपुल, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रश्न का आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि क्षुद्र शब्द का उचित विलोम बताना है। देखिए क्षुद्र मतलब होता है छोटा, उसका विलोम बताना है तो विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराट यानी कि विशाल हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया हिंदी का कि निम्नलिखित में से जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा बताना है। तो उस जातिवाचक संज्ञा का नाम बताना है जिससे कि भाववाचक संज्ञा बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाववाचक यानी कि यहाँ पे डकैत, डकैती जो है ना ये भाव से संबंधित है तो भाववाचक हो गया। यहाँ पे मैं बता दूं उदार शब्द जो है ना, यहाँ पे उदार, उदार एक शब्द है यहाँ पे आपका विशेषण और उससे बन गया उदारता। देख रहे हैं ध्यान से, थकान से बन गया थकावट, निकट से बन गया निकटता। इस प्रकार से यहाँ पे जातिवाचक में यहाँ पे भाववाचक जो है वो डकैती, इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 8वां प्रश्न पूछा है कि मुझे 1000 2000 रुपये दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे 1000 2000 निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्या विशेषण हो जाएगा। चलिए देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पूछा गया है। तो इस सभी ऑप्शन को अगर आप पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़िए। पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए। देखिए पूर्वकालिक कार्य है, वो पहले नाश्ता किए फिर चले भी गए। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो कारक है ना वो आपका यहाँ पे संबोधन कारक है। तो आपका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। जी देखिए इंग्लिश का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर का कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन या ऑफ टॉम एंड जेरी द डॉट डॉट इज मोर इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर आपको याद रखना है लेटर। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 12 नंबर का कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बताना है कि कौन यहाँ पे सही होगा। तो माई कार ब्रोक डॉट एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द स्नो टर्म्स। तो देखिए मैं ब्रोक डाउन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन। इसका आंसर यहाँ पे आपका डी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। दोनों एक सेम शब्द दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है 13 नंबर का कि चूज द
वर्ड व्हिच इज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड। देखिए साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पूछा गया है। तो एनालॉजी जो होता है ना, एनालॉजी इसका मतलब होता है पर पहचान करना। तो एग्जामिन, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जामिन यानी कि पता करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 प्रश्न आपसे पूछा गया है, 14वां कि चूज द वर्ड व्हिच इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। देखिए यहाँ पे ट्रम्प दिया है, ट्रम्प का यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स क्या होगा। तो आपको याद रखना है ट्रम्प्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया 15 नंबर का कि चूज द वर्ड व्हिच इज एंटोनिम। देखिए एंटोनिम्स यानी कि विलोम पूछा है द वर्ड। तो देखिए जेनरस जो है ना, जेनरस का एंटोनिम्स पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है इसका सेल्फिश होता है। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि चूज द वर्ड व्हिच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे शब्द दिया है ट्रांसपेरेंट्स। ट्रांसपेरेंट्स का मतलब होता है पारदर्शी। तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ओपाक्यू। क्या हो जाएगा, ओपाक्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड माई ब्रदर इज भरना है देन मी एट प्लेइंग चेस। तो माई ब्रदर इज बेटर देन, क्या होता है, बेटर देन मी एट प्लेइंग चेस। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री से प्रश्न पूछा गया है ये। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। देखिए करेक्ट वर्ड भरना है। देखिए यू डॉट वेयर हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक। आपको क्या पहन लेना चाहिए उसके बाद से गाड़ी चलाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे यू मस्ट वियर, आपको अवश्य ही हेलमेट पहन लेना चाहिए तब गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पे मॉडल एग्जामिनर से पूछा गया है। तो ये सही हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। टेंस के आधार पर बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो आई एम गोइंग टू द स्टोर टुमारो। टुमारो अगर जाने की बात होगी ना, तो ये फ्यूचर का इंडिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि मैं कल जाऊँगा, ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो देखिए यहाँ पे आई विल गो टू स्टोर टुमारो। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। आई विल बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। देखिए 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जीके का शुरू हो रहा है। पूछा आपसे कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक जो तत्व है ना, यहाँ पे आपके संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के संविधान से भारत में मूल अधिकार लिया गया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिया गया है। कनाडा से भारतीय संविधान में संघ सूची यानी कि संघीय प्रणाली को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से मैं बता दूं आपको, तो भारतीय संविधान में यहाँ पे समवर्ती सूची को लिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने आपके 21 नंबर का कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में टोटल यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूची में से द्वितीय अनुसूची आपसे पूछा गया है। तो द्वितीय अनुसूची में जो है ना, यहाँ पे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। इसी में आपको बता दूं कि अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। तो वित्त आयोग से संबंधित जो उल्लेख मिलता है हमें भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत मिलता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 इसका आंसर से हो जाएगा। और 281 में यहाँ पे वित्त आयोग के सिफारिशों के बारे में बात किया गया है। तो 281 भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो 23 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न है कि पंचायत भंग होते ही है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पंचायत हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, अगर भंग हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर यहाँ पे चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना 6 माह सही हो जाएगा। चलिए देखिए 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वे थे कहाँ से, क्या थे। तो आपको याद रखना है कि वे यहाँ पे असम राज्य के राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ से थे, तो असम राज्य के राज्यसभा के सदस्य थे। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ना, कृषि का जो यहाँ पे योगदान है वो 15% है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, 15% इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या दर्शाता है। तो राष्ट्रीय आय जो होता है ना, वो आपको याद रखना है देश में कुल उत्पादित मूल्य जो होता है ना, वो यहाँ पे देश में कुल उत्पादित मूल्य जो होता है उसको यहाँ पे सूचित करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति जो होता है ना, यहाँ पे वस्त्रों की यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो याद रखिएगा मुद्रा का बढ़ जाना,
मूल स्तर में समान वृद्धि, मूल स्तर में सॉरी इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, मूल स्तर में सामान्य वृद्धि हो जाता है। जी देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का सामान्य तरीका क्या है। तो किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति को पता करना है तो आपको वहाँ का प्रति व्यक्ति आय का गणना करना है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पे आप बता सकते हैं कि यह देश जो है ना कितना आय यहाँ पे होगा और क्या इसकी यहाँ पे इनकम स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया 29 नंबर का कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में पहले आपको बता दूं कि 1935 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है और साथ ही साथ बता दें कि इसका कार्य क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि मुद्रा नीति को नियंत्रित करना क्या कार्य है, तो मुद्रा नीति को नियंत्रित करना इसका कार्य है। देखिए आरबीआई बैंक जो होता है पैसा से संबंधित है, तो इसमें से आप ऑप्शन को छांट भी सकते थे। कृषि के क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, आयकर वसूलना नहीं है, विदेशी व्यापार से नहीं है, मुद्रा को नियंत्रण करने का ही इसका आधार है, इसका ये हक है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर का पूछा गया आपसे कि कौन सा उपकरण हवा का दाब मापने में काम आता है। तो हवा के दाब को यानी कि हवा के दाब को जो मापता है उसी यंत्र का नाम है बैरोमीटर। इसके साथ में आपको थर्मामीटर यहाँ पे है, तो इस शरीर के तापमान को मापने में आता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये आपको मैं बता दूँ कि विद्युत धारा जो होता है ना, विद्युत परिपथ में धारा को मापने का काम करता है। और पायरोमीटर जो होता है ना ये आपको मैं बता दूँ कि अत्यधिक तापमान को मापने में काम आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पर। देखिए पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ना कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है ग्रेना में होती है, पत्तियों के ग्रेना में होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टेरिडोफाइट्स के बीज किससे विकसित होते हैं। तो टेरिडोफाइट जो होता है ना ये पादप जगत के पौधे होते हैं और इनके जो बीज होते हैं किससे विकसित होते हैं, तो आपको याद रखना है स्पोर से विकसित होते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पे, जी देखिए जीके के प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस के प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया गया आपसे। प्रश्न देखिए, प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे चिकनगुनिया है चिकनगुनिया जो एक बीमारी है वो किस प्रकार का है। तो आपको याद रखना है कि चिकनगुनिया जो बीमारी है ना ये वायरस के वजह से होता है और मैं आपको बता दूं कि यह एक रोगजनक जन रोग है। तो इसका यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा और ये वायरस के द्वारा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगला प्रश्न की आपसे पूछा गया है कि किस वर्ग के पौधे को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। देखिए किस जगत के पौधा को ना यहाँ पे उभयचर यानी कि वह पौधा जो जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा जगत के जितने यहाँ पे पादप होते हैं वो सभी जो होते हैं ना पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी होती है उसका नाम पूछा है। तो याद रखना जबड़े की हड्डी जिसका नाम है एनामेल, याद रखना है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कि यहाँ पे आपको प्रश्न के रूप में देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। देखिए पेड़ पौधे में एक संवहनी तक होता है दो, फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम का काम क्या है, तो पेड़ पौधे में जल का परिवहन करना जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम जो होता है ना वो क्या करता है यहाँ पे कि पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि शैवाल की कोशिका की भित्ति बनी होती है। देखिए शैवाल जो होते हैं ना, शैवालों की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है। तो याद रखिए सेल्यूलोज से बनी होती है और उसके साथ टेंस और मेनान्स के द्वारा बना होता है। यहीं पे आपको मैं बता दूं कि कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसके द्वारा बना होता है। तो यहीं पे याद रखिए काइटिन के द्वारा बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा बनी होती है और शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और गैलेक्टेंस और मेनान्स के द्वारा बना रहता है। जी देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के शुद्धिकरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। तो देखिए पानी को एकदम शुद्ध करने का जो प्रभावी तरीका है वो आपको मैं बता दूं, वो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जल शोधन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, जल शोधन के लिए जो होता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है आरओ पानी। देखिए ध्यान से, आरओ का जो मशीन होता है ना ये जल को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। बाकी के यहाँ पे और भी जो मेथड है सबके द्वारा पानी शुद्ध होता है, लेकिन उसमें कुछ कण यहाँ पे अशुद्धियाँ रुक जाती हैं। लेकिन आरओ पानी जो होता है ना, आरओ इसका मतलब होता है रिवर्स
ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, पानी को शुद्ध रूप से यहाँ पे प्यूरिफाई किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं में संख्या समान होते हैं। क्या समान होते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 40 नंबर का कि निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो बताना है कि किस अणु में ना परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं ना तो इसमें परमाणुकता 2 है। नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं ना तो इसमें परमाणुकता 2 है। क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं ना तो इसमें परमाणुकता 2 है। लेकिन सल्फर को S8 लिखते हैं तो इसमें सल्फर कितने हैं, 8 है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सल्फर इसका सही हो जाएगा। आपका आंसर अधिकतम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एल्केन का जो सूत्र होता है पहले उसको आप समझ लीजिए, CnH2n+2। देखिए ये एल्केन का सूत्र होता है। और यहाँ पे पूछा है प्रोपेन, तो मेथ कहता तो 1 लेते, प्रोप कहेगा तो 2 लेंगे, ठीक ना। मेथ कहेगा तो 1 लेंगे, एथ कहेगा तो 2 लेंगे, प्रोप कहेगा तो 3 लेंगे। तो यहाँ पे आप 3 रखिएगा तो C3 हो जाएगा और 3 दूनी की 6 व 2 8, यानी कि H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रोपेन कितना आ रहा है, तो C3H8, यानी कि यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है क्षार जो होता है ना, क्षार के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो देखिए ध्यान से, क्षार जो होता है ना वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये आपको याद रखना है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो पूछा गया प्रश्न है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपको याद रखना है। और इसे यहाँ पे रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। रॉक साल्ट के नाम से किसको जानते हैं, तो NaCl को जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो क्षार धातुओं का आकार कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऊपर से जब नीचे आते हैं आवर्त सारणी में ना, तो यहाँ पे आकार बढ़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, आकार बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी देखिए 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं। तो उत्तल दर्पण का आपसे उपयोग पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कि वाहनों के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे वाहनों के हेडलाइट, सेविंग दर्पण और सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। जी देखिए 46 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ना वो ओम होता है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं वोल्ट जो दिया है विभवांतर का SI मात्रक होता है, एम्पियर जो दिया है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, और कूलम जो यहाँ पे दिया है विद्युत आवेश का, यानी कि आवेश का SI मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होती है। देखिए किसके आवाज़ में जो होता है ना आवृत्ति यहाँ पे कम होता है। तो आपको मैं बता दूं कि पुरुषों के आवाज़ में ना यहाँ पे आवृत्ति कम होती है, क्योंकि पुरुषों का आवाज़ मोटा होता है, लेकिन यहीं पे लड़कियों और लड़का और औरतों का जो आवाज़ होता है ना पतला होता है, जिसके कारण इसका तारत्व ज़्यादा होता है, और जिसका तारत्व ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो त्वरण का SI मात्रक आपको मैं बता दूं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो पूछा गया प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप के लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस लगा रहता है, जिसे उन्नतोदर लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ओम का नियम व्याख्या करता है किसका। तो ओम के नियम जो होता है ना वो व्याख्या करता है कि किसी तार में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, किसी तार में धारा में प्रवाहित, किसी तार से धारा, ये किसी, देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है ओम का नियम व्याख्या करता है किसका। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। ध्वनि के बारे में नहीं बात करता है, काट दीजिएगा यहाँ पे। किसी धातु में ऊष्मा के बारे में भी नहीं करता है, प्रकाश के बारे में भी नहीं करता है। ये कहता है कि किसी तार में धारा के प्रवाहित होने की। देखिए किसी तार में अगर निश्चित ताप हो तो उसके विद्युत परिपथ में जो धारा प्रवाहित करते हैं ना उसके दोनों सिराओं के विभवांतर का समानुपाती होता है, जिससे ओम का नियम है यहाँ पे V बराबर IR के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है सूत्र यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है 51 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इस
प्रश्न के आंसर आप कमेंट कीजिए क्या होगा, चारों में से क्या सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। 52 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा के उत्खनन कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किसने किया था, तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे, ये आपको याद रखना है। और अखाल दास बनर्जी जो यहाँ पे है ना, इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 में, ये भी आपको याद रखना है। यज्ञदत्त शर्मा जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर रोपण, देखिए रोपण का खोज किए थे, ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको रविंद्र सिंह बिष्ट जो है ना यहाँ पे, इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे धौलागिरी और धौलावीरा रंगपुर का भी खोज किए थे ये लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो सत्यमेव जयते जो है ना शब्द, ये मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टोने टोके की जानकारी किस वेद में है। देखिए जादू टोना के बारे में बात कर रहा है, तो किस वेद में पता चलता है, तो आपको याद रखना अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में पता चलता है। आपको बता दूं कि ऋग्वेद यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे सामवेद जो है ना भारतीय संगीत कहेगा, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को जानते हैं, तो भारतीय संगीत के जनक के रूप में सामवेद को जानते हैं। यजुर्वेद जो है ना यहाँ पे यज्ञ के समय जो पाठ पूजा किया जाता है, बलियों के बारे में बताया गया है यज्ञ संबंधित यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि अब्दुल रहीम खान खन्ना किसके दरबार में थे। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर के दरबार में थे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपके समय बहुत कम समय बचा हुआ है बिहार पुलिस के प्रिपरेशन के लिए, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए और इन सारे मॉडल सेट को एक बार जरूर आप लगा के जाइएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में ना प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और आपके 2-4 प्रश्न सही होने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं इन सभी प्रश्नों को देखने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता कब पारित हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और आपको बता दूं कि इसी अधिवेशन में यहाँ पे मैं सूरत अधिवेशन में ही गर्म दल और नरम दल में यहाँ पे कांग्रेस विभक्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1905 का डेट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी समय यहाँ पे खूनी रविवार की क्रांति हुई थी और साथ ही साथ आपको 1905 में बंगभंग आंदोलन भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। देखिए द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है ना किसने लिखा है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आप बी डी सावरकर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी डी सावरकर सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि एकदम इम्पॉर्टेंट ये पुस्तक है, इसको आपको याद करके जाना है। 1857 की क्रांति के बारे में इन्होंने बी डी सावरकर ने सबसे पहले लिखा था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था। तो भारत में जो है ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था, काल्बर्ट ने किया था। काल्बर्ट एकदम याद रखना है, काल्बर्ट जो है फ्रांसीसी था, इसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न सभी देखिए इनमें सारे जो प्रश्न इंक्लूड किए गए ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैधानिक नागरिक सेवा किस वायसराय के समय शुरू हुआ था। देखिए वैधानिक नागरिक सेवा जो है ना शुरू करने वाला जो यहाँ पे जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था, ये आपको याद रखना है। आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया प्रश्न है आप सभी के सामने कि फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ना वो 1789 में हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। 1789 में हुआ था और 1799 तक ये चला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से एक प्रश्न है यहाँ पे कि जब फ्रांस की क्रांति हुआ था तो फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था, इस कमेंट कीजिएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना है। देखिए चाणक्य जब प्रधानमंत्री थे तो इनके पदस्थ होने के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो याद रखिएगा राधा गुप्त जो थे ना ये इनके प्रधानमंत्री बने थे, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है। तो प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक खेल होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रत्येक 4 वर्ष में ही एक बार ICC वर्ल्ड कप जो होता है ना वनडे वर्ल्ड कप, ये भी होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि
कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न जो है ना, ये देना कब से शुरू हुआ था, तो 1954 में शुरू हुआ, दिया जाने लगा। पहला बार सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। और भारत की प्रथम महिला का नाम पूछेगा जिसे भारत रत्न प्राप्त था, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी को मिला था। ये भी डेट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यूएनओ का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर, डेट आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना करने का उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। इसमें टोटल जो देश है ना वो 193 देश हैं, और 193वां देश जो है ना इसमें का, वो आपको याद रखना है दक्षिणी सूडान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो पूछा गया प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि भारत की वर्तमान शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछा है तो ये 11 है। इसी के साथ मैं बता दूं कि वर्तमान भारत में कितने यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो याद रखिएगा 8 गो है। 8 गो शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय भाषा कहेगा तो ये 11 गो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र कौन है। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, इसके 3 गो क्षेत्र कौन कौन है, तो याद देखिए उत्पादन, वितरण और खपत, ये तीनों शब्द जो है ना अर्थशास्त्र के यहाँ पे क्षेत्र हैं। मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के जनक, देखिए ध्यान से, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ, याद रखिएगा एडम स्मिथ को कहते हैं। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था, तो ये याद रखिएगा चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपसे पूछा गया प्रश्न है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं कि एपी कल्चर जो है ना यहाँ पे वो मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। फूलों के कल्चर से संबंधित है, फ्लोरी कल्चर होता है फूलों से संबंधित। सब्जियों से संबंधित जो है उसे बोलते हैं ओलियोरी कल्चर बोलते हैं। और मछलियों से जो संबंधित है उसे बोलते हैं पीसी कल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर। ये सारे कल्चर आपको याद रखने हैं कि कौन कल्चर किससे संबंधित है। देखिए मछली पालन के लिए पीसी कल्चर है, फूलों के लिए फ्लोरी कल्चर है, और सब्जियों को उगाने से संबंधित जो बागवानी होता है उसको हम लोग ओलेरी कल्चर बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन के लिए एपी कल्चर बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये कब से शुरू किया गया मनाया जाना, तो 1972 से शुरू किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना। ये डेट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको कमेंट करना है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। ये आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 10 दिसंबर को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ये आपको याद रखना है। और आप कमेंट कीजिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, क्योंकि बिहार के एग्जाम में अक्सर ये डेट जो है 22 अप्रैल दिवस पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बिहार के किस लोकगीत को विवाह समारोह में गाया जाता है। तो विवाह के समय में बिहार में कौन सा गीत गाया जाता है, तो याद रखिएगा सोहर गीत गाया जाता है। इस ऑप्शन के हिसाब से सोहर गीत में आपको बता दूं कि बिहार में जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तब और इस गीत को यहाँ पे गाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सोहर गीत सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है जो भारतीय जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाविभाजक वर्ष के नाम से यहाँ पे 1911 से 21 का जो काल है ना महाविभाजक वर्ष है। आपको बता दूं कि 1911 से 21 के बीच में जो दशकीय वृद्धि ना होकर बल्कि यहाँ पे वृद्धि नहीं बल्कि घट गया था। आपको याद रखना है जनसंख्या में 0.31% की कमी आई थी, ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या में बढ़ोतरी दिवस के रूप में जो बता दें आपको याद रखना है, वो डेट था आपको 1900 यहाँ पे याद रखिएगा 1961 से यहाँ पे 71 का जो समय था ना ये अब तक का जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाला मतलब समय रहा है। और इस समय जनसंख्या में आपको मैं बता दूं 24.8% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 71 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी बताना है। देखिए इस प्रश्न को 2 तरह से पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोनों का आंसर एक ही मानना है, गोदावरी। गोदावरी आपको मैं बता दूं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम पूछेगा तो अनाई मुडी, याद रखिएगा अनाई मुडी है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में फूलहर झील स्थित है। तो फूलहर झील जो है ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित है, पीलीभीत जिला में। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ पर। तो आपको मैं बता दूं कि भूमध्य सागर पर यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी याद रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण का स्तर मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने वाले यंत्र का नाम है डेसिबल। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए 75 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ओजोन दिवस जो है ना 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये डेट आपको याद रखना है। और यहाँ पे 16 अगस्त का डेट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे याद रखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत जो होता है ना उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसी मंडल में यहाँ पे बादल इत्यादि वर्षा होने का सभी का प्रभाव देखने को मिलता है, ये याद रखना है। समताप मंडल जो होता है आपको मैं बता दूं कि जहाज जो उड़ाई जाती है उसके लिए उसके अनुकूल जो मौसम पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया। प्रश्न है यहाँ पे कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखिए